नमस्कार। अथर्व आयुर्धाम आयुर्वेद संस्थान की इस क्लास में चलो एक जर्नी पे चलते हैं। एक जर्नी एक बीएमएस स्टूडेंट की। बीएमएस ज्वाइन करने से पहले तक जहाँ तक मेरा अनुभव है 99% स्टूडेंट्स या तो कंफ्यूज्ड होते हैं। बहुत सारे लोगों को इस कोर्स के बारे में पता भी नहीं होता। Majority of the students want to be a doctor. Unfortunately, they are not able to crack the medical entrance test, or because it is not necessary that everybody should clear those medical entrances. तो जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाते और उनकी एम्बिशंस हैं डॉक्टर बनने की एंड फाइनेंशियली उस सिचुएशंस में नहीं होते हैं कि जहाँ पे पेड सीट्स ले सके, तो उस स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएमएस ज्वाइन करते हैं। थोड़ा हार्श है लेकिन सच्चाई है। तो जब हम बीएमएस ज्वाइन कर लेते हैं तो जब हम मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ अलग है। संस्कृत की पढ़ाई है, संस्कृत के ग्रंथ हैं, संहिता हैं, उसका कन्फ्यूज़न और बढ़ने लगता है। कुछ कमियां सिस्टम की भी हैं। टीचिंग फैकल्टीज़ में कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी की कमी है, क्योंकि वो भी उसी प्रोसेस से होके आए हैं। सो टीचर कंफ्यूज्ड, स्टूडेंट कंफ्यूज्ड, और वो कंफ्यूजन बढ़ता गया। और बढ़ते 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 कंफ्यूजन के उस भार के साथ में अल्टीमेटली एक दिन बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। और जब ये पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उस सारे कंफ्यूजन का बोझ एक बार फिर से उस बीएमएस के कंधों पे आ जाता है। फिर से इसलिए क्योंकि जब वो कॉलेज में होता है तो 4-5 साल थोड़े मस्ती में, थोड़े दोस्तों के साथ थोड़ा भूल सा जाता है। लेकिन जब इस संसार रूपी समुद्र में वो कूदता है बीएमएस का बोझ लेके, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करना या किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाने का मतलब ये होता है कि डिग्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम। माँ बाप ये भी चाहते हैं कि हमने अगर आपको पढ़ाया है तो आपको वो कमाना चाहिए। वहाँ कोई नहीं पूछता कि आपने बीएमएस डिग्री की है। सो मेन फोकस यही होता है कि आपको कमाना चाहिए। अब कंफ्यूजन है कि क्या करें। कुछ लोग यहाँ से भी फिर 2 सेट डिवाइड होते हैं, 2 सेट कहें या 3 सेट में डिवाइड होता है। कुछ लोग जो एकेडमिक्स में थोड़े ब्रिलियंट होते हैं वो फर्दर अपनी प्रिपरेशन करके, नीट की तैयारी करके मास्टर्स डिग्री के लिए परस्यू करते हैं, क्योंकि वो भी एक ऑप्शन है कि लोगों को लगता है कि मास्टर डिग्री हम करेंगे तो टीचिंग का एक ऑप्शन बनता है। उसमें भी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि हम मास्टर डिग्री इसलिए करें कि हम अपने नॉलेज को और पॉलिश करें।
बट मैक्सिमम नंबर अगेन कि हमें BMS के बाद हम ऐसा क्या करें कि हमें जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या जॉब सिक्योरिटी है वो मिले। तो लोग PG में करते हैं। PG करने के बाद PG ज्वाइन करते हैं और फिर PG में वही दोबारा एकेडमिक्स और उसी तरह की चीज़ें होने के बाद में PG कंप्लीट होता है और फिर वो मैक्सिमम लोग या तो टीचिंग में जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को जहाँ अच्छे टीचर्स और मिलते हैं तो वो दे ट्राई टू प्रैक्टिस। एंड ये नहीं है कि कोई सक्सेसफुल नहीं है। many doctors are very successful in Ayurveda practice, बट मैं एक कॉमन BMS स्टूडेंट की बात करने यहाँ आया क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो एक सेट तो सेपरेट हो गया, दूसरे कुछ लोग बचते हैं, दोबारा वही फाइनेंशियल कंडीशंस या थोड़ा जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक दोबारा कंफ्यूजन होता है, अब क्या करें? प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स बहुत कम कॉलेजेस में है जो हमें जाके फील्ड में काम करता है। तो जब प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है तो एक डायलेमा पैदा होता है कि अब, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप तब तक विश्वास नहीं कर पाते या उसको प्रैक्टिस तब तक नहीं कर पाते जब तक आपने उसको देखा ना हो कि क्या इससे रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते। तो फिर कुछ स्टूडेंट्स किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं और वहाँ से कुछ नॉलेज लेके अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, या कुछ लोग वर्षों तक उन्हीं हॉस्पिटल्स में काम करते रहते हैं। उनमें से कुछ चंद लोग किसी अच्छे आयुर्वेदिक गुरु के पास या किसी इंस्टीट्यूट में जाके उनके अंडर ट्रेनिंग लेते हैं। तो क्या हो गया, एक जॉब करने वाले, और जॉब में भी दो सेट हैं। कुछ लोग प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जामिनेशन क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, और जो नहीं कर पाते प्राइवेट जॉब्स करते हैं, और कुछ डेयर करके एलोपैथिक प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। एंड मैनी ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल, नो डाउट इन दैट। एक बात तो पक्की है BMS स्टूडेंट में कि जहाँ वो जाता है तो वो कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्या ले लूँ जो मुझे आके मदद करे। तो वो कोशिश करता है कि सारे स्किल्स ग्रैब करे जो उसको मदद कर सकते हैं, बट कभी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता प्रैक्टिस करने का। तो क्या जरूरी क्या है? तो अब हम बात करेंगे प्रैक्टिशनर्स की। हम छोड़ देते हैं जो जॉब्स कर रहे हैं या किसी दूसरे सेट में जा चले गए हैं। हम बात करेंगे आज यहाँ प्रैक्टिशनर्स की, और वो भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स की। ऐसा क्या है एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को जो करना चाहिए जो उसे एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनाए? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ शुरू में ही, अभी तो इस जर्नी पे चलेंगे आगे। एक BMS डॉक्टर 0 से लेके अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकता है। वो चाहे तो 5,000 की नौकरी कर सकता है और चाहे तो 5 करोड़ की प्रैक्टिस कर सकता है। तो क्या है ऐसा जो एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनने के लिए चाहिए? क्या एक बड़ा सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवर्टाइजमेंट जैसे कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स, या क्या क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ BMS जो उसको एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बना सकता है?
देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी जब उसी डायलेमा की कंडीशन में था, इनफैक्ट मैं कहूँगा लकीली मुझे कॉलेज टाइम पे ही कुछ ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला जहाँ से एक ट्रैक तो क्लियर हो गया था कि करना है तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना है, वरना कुछ नहीं करेंगे, वरना ये फील्ड छोड़ देंगे। ये एक ब्लंट डिसीजन था, नो गवर्नमेंट जॉब, ओनली आयुर्वेदा प्रैक्टिस, नो अदर ऑप्शंस। और अगर ये नहीं कर पाया तो आई विल लीव द प्रोफेशन। तो ये तो अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैं भी उसी सेट पे था जब हमने डिसाइड किया कि अब बीएमएस किया है, क्योंकि मैं भी एक कंफ्यूज स्टूडेंट था जो कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से ज्वाइन किया, वही कि थोड़ा एकेडमिक्स में अच्छा था, बट क्रैक नहीं हुआ। तो एक अपनी जर्नी पे लेके चलता हूँ आपको, उसमें सारे फैक्टर्स आपको दिख जाएंगे कैसे आप जो अब आज हम यहाँ बात करने वाले थे। डिग्री कंप्लीट किया, लेकिन भाग्यवश, क्योंकि भगवान आपको चूज करता है कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, तो भाग्यवश अच्छे गुरुओं का सानिध्य हुआ और जहाँ से ट्रैक क्लियर होता गया कि क्या करना है। प्रथम गुरु जहाँ से क्लैरिटी हुई, एक तो मन में ठान लिया था कि जब फर्स्ट ईयर ज्वाइन करते कि अब यही करेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन, करना है। बट स्टिल डायलेमा था, कुछ कैसी चीज़ें हैं। पर जैसे ही पहले दिन सेकेंड ईयर में डॉक्टर मल्लिकार्जुन डंबल सर की क्लास चरक संहिता सूत्र स्थान की शुरू हुई, और उस कुछ चंद पलों में, चंद मिनटों में सडनली, आई डोंट नो, वो सडन एक अंदर से आवाज आई कि यही है जो अब नैया पार ले जाएंगे। तो करते रहे, करते करते अच्छे, और डॉक्टर मल्लिकार्जुन डंबल सर हुए, प्रैक्टिकल के लिए हमारे डॉक्टर, मैं आज उन सबका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर वो सब नहीं होता तो जो भी अभी तक कर पाए हैं वो भी नहीं कर पाते शायद। तो चलते गए, और जो भी थोड़ा बहुत कुछ सीखना था सीखते गए। डॉक्टर मुदन्ना सर थे जो हॉस्पिटल में कभी कभी उनके साथ में ज्वाइन करते थे, लैंग्वेजेस सॉरी, इवन लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद भी उनकी ओपीडी में खड़े रहना, और उनका किस तरह से वो रोगी परीक्षण करते हैं और किस तरह से रोगी का निदान उनका होता है, ये सीखते गए। और फिर गुरु के सानिध्य प्राप्त हुआ, डॉक्टर मल्लिकार्जुन डंबल सर। तो वहीं पे इंटर्नशिप उन्हीं के साथ में करने लगे, और धीरे 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 एक नई दिशा मिलती गई, और ये डिसाइड हुआ कि सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। डिफ़िकल्ट ज़रूर था रास्ता। सर ने भी जब इंटर्नशिप के बाद उनके कहे तो सर ने पूछा था कि अब आगे क्या। तो पता नहीं, मुझे भी नो प्रेपरेशन, कुछ ऐसा नहीं था, पर मैंने सर को यही कहा था कि सर 2 से 3 साल इसी फील्ड में काम करूँगा, अगर नहीं हो पाया तो प्रोफेशन छोड़ दें। तो ये तो रही अपनी बात। और फिर उसके बाद की जर्नी शुरू होती है, वही कन्फ्यूज़न, क्या करें। इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, आई एम फर्स्ट जनरेशन जो इस प्रोफेशन में आया। तो वो शुरू हुआ, कुछ दिन इंतज़ार किया। सब लोग जो दूसरे सहयोगी थे, सहपाठी थे, ये जर्नी इसलिए ले जा रहा हूँ कि ये हर किसी की जर्नी है, सबके साथ ऐसा ही घटित होता है, इतना श्योर है मुझे। तो जब इंटर्नशिप के बाद मैं घर पे बैठ गया, बहुत सारे मेरे जो
साथी थे, फ्रेंड्स थे, जो साथ में हम डिग्री कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने एलोपैथिक हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर लिए और वो मुझे पूछते थे कि तू क्या करेगा। बट पता नहीं ऐसा सबके साथ होता है नहीं होता, बट मैं तो अपना क्योंकि ड्रीम डिसाइडेड था, और वो ड्रीम दिन रात एक ही चीज़ दिखाता था कि एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करेंगे, आप किसी एक ऐसे वैद्य के पास जाएंगे जहाँ दवाइयाँ भी बनती हो, जहाँ आहार विहार और औषधि तीनों एक ही स्थान पे उपलब्ध हों। किसी ऐसे कौन कहाँ कैसे पता नहीं। फिर एक दिन अचानक डॉक्टर मल्लिकार्जुन डंबल सर का फ़ोन आता है कि आप इस स्थान पर चले जाइए, देहरादून। कौन है, किसके पास जाना है, कहाँ है, ये पता नहीं था, पर वैद्य बालेंदु प्रकाश जी के पास। तो वहाँ पहुँचा और वहाँ जाके जब देखा, जो मैं चीज़ बात करता था कि आहार विहार और औषधि एक ही स्थान पे होना चाहिए, वो सब था। हॉस्पिटल था, आईपीडी थी, आहार विहार का पूरा ध्यान रखा जाता था और औषधियों का निर्माण वहीं होता था। तो मैं जब पहली मुलाकात गुरुजी से भी हुई तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या करना चाहते हो जिंदगी में। तो एक नादान स्टूडेंट की तरह मेरा भी जवाब, सर ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ। तो बड़ा मज़ेदार जवाब था उनका, सर ऐसा ही मेरा, मैंने कहा ऐसा ही सपना है। तो उन्होंने कहा एक नई चादर खरीदो और सो जाओ, बहुत बढ़िया नींद आती है। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि ये क्या कहा। उनका कहने का मतलब था कि अगर सपने तो सो के बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन सपने ऐसे देखो जो आपको सोने ना दे। और उसके अगली बात जो उन्होंने कही, वही इस सारी कन्वर्सेशन का एक जिस्ट है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पिताजी के पास पैसे हैं और वो पैसे लगा के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर भी दे, पेशेंट कहाँ से लाओगे? इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तो पेशेंट नहीं आएगा, और आएगा भी तो क्या तुम्हारे अंदर वो रिटेन करने की कैपेसिटी है? ब्लैंक, सारे सपने चकनाचूर। ऑप्टिमिज्म पे दुनिया नहीं चलती, ये सिखाया उन्होंने। तब उन्होंने कहा कि पहले अपने अंदर वो स्किल सेट डेवलप करो, अपने आप को वो पॉलिश करो, अपने अंदर वो चुंबक पैदा करो कि तुम सड़क पे भी बैठो तो पेशेंट आ जाए। पेशेंट को लाना सोशल मीडिया के द्वारा या किसी दूसरे माध्यम के द्वारा या किसी दूसरी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पेशेंट लाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करके ये सब कर सकते हो। पर क्या हमारे अंदर उन आए हुए पेशेंट्स को सही सर्विसेज प्रोवाइड करने के स्किल हैं? क्या हमारे अंदर उस पेशेंट को रिटेन करने के स्किल हैं? और अगर वो नहीं है तो हम फाइनेंशियली भी लॉस में जाते हैं और अपयश भी आता है। तो जो इस कोर्स में हम करने जा रहे हैं, उसका जो सेंट्रल आइडिया था वो यही है कि व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ स्टूडेंट टू बी अ गुड प्रैक्टिशनर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मोड बहुत सारे हैं, एकेडमिक्स में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, पीजी करनी है, आपको फार्मेसी ज्वाइन करनी है, पर क्या आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना है? तो सबसे पहला जो है, किसी अच्छे गुरु का अंदर के मार्गदर्शन में हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द साइंस सीखें।
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द साइंस नहीं कर पा रहे हैं, देन एवरीथिंग इज वेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट पंचकर्मा कोर्सेज करने भी जाते हैं 6 मंथ्स। तो मुझे लगता है कि पंचकर्मा कोर्स सीखना, बस्ती देना, नस्यन देना, वो भी आना चाहिए, पर क्या उसके साथ काम बात बनेगी? मुझे लगता है नहीं। बस्ती किसको देनी है और कब देनी है और किस सिचुएशंस में देनी है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच जब तक नहीं सीखेंगे, या पंचकर्मा की थेरेपीज कहाँ इम्प्लीमेंट होंगी, ये हम नहीं सीखेंगे, तो एक थेरेपिस्ट बन के कुछ हासिल नहीं होगा। बन रहा है लोग, एक मोमेंट्री आपको गेन मिल सकता है। जब तक लोग आपके बारे में पूरा जान नहीं लेते या उस साइंस के बारे में पूरा जान नहीं लेते, तब तक हो सकता है आपको मोमेंट्री गेन मिले। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन चलना है, अगर आपके पास फ्यूचर प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, तो आपको किसी गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। गुरु कौन हो, कैसे हो? जिन्होंने खुद वर्षों वर्षों तक इस साइंस को जिया हो। उनकी कथनी और करनी में फर्क ना हो। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, 1 महीने का आयुर्वेद कोर्स, 10 दिन का अक्षार सूत्र कोर्स, बहुत सारे हैं। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बट क्या उन्होंने खुद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया है? तो गुरु द्वारा की गए सारे तरह के अनुभवों को जब गुरु अपने शिष्य के साथ शेयर करता है, तो वो शिष्य गुरु के उस इतने वर्षों की मेहनत के उपरांत जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं, वो सीधा अनुभव हमें मिलता है। और अब हमारे ऊपर है कि हमने उन अनुभवों को कैसे अपने क्लिनिक में, अपनी चेयर पे बैठ के इम्प्लीमेंट करना है। अवस्थाएं दोनों अलग अलग हैं। गुरु सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको अनुभव दे सकते हैं, जर्नी आपको फिर से चलनी है। गुरु जी का आदेश है हमें भी, डॉक्टर मल्लिकार्जुन सर का। उन्होंने भी कहा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए 10 वर्ष चाहिए। तो मैंने भी पिछले वर्ष ही 10 वर्ष पूरे किए। अपने स्थान पे वो 10 वर्ष वो हैं जब अपने स्थान पे आप स्वतंत्र रूप से चिकित्सा शुरू करते हो। तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डिफरेंट स्किल सेट्स डेवलप करने पड़ेंगे अपने अंदर। पेशेंट्स को देखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या मॉडलिटी हमारे क्लिनिक्स में होनी चाहिए, वो तो हम सीख सकते हैं आराम से। बट किस तरह के स्किल सेट्स के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, उसकी ट्रेनिंग हमें चाहिए। और हर कोई हर किसी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस फील्ड में आगे बढ़ना है, और उसी पे काम करते हुए हमें अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं वो तैयार करने हैं। पर कंसिस्टेंसी की है। मंजिल महत्वपूर्ण नहीं है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो आपने किस तरह से तय किया, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहला जो प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर आयुर्वेदा स्टूडेंट वो है गुरु का मार्गदर्शन। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है धैर्य, निमित्तता, पेशेंस। गजब का पेशेंस चाहिए एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर बनने के लिए, जहां उपहास भी होगा,
उपेक्षा भी होगी, निरुत्साह भी करेंगे लोग आपको। देयर विल बी लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द फ्रेंड्स, क्योंकि लोग सफलता को पैसे के वजन के साथ तौलते हैं। तो आयुर्वेद में तो पहले ही कहा है, क्वाचित मैत्री, क्वाचित धनम, क्वाचित यश। तो ये वो शास्त्र है जो सब कुछ देता है, लेकिन धीरे 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 से, बहुत एम्पुल एकदम से आए, वो आ सकता है जब आपकी सेकंड पीढ़ी आपके साथ ये इस काम पे आएगी, डेफिनेटली दे विल एंजॉय। सो निमित्तता और धैर्य बहुत ज़्यादा जरूरी स्टेप है एक अच्छे गुरु के बाद। मैंने जैसे आपको कहा कि सफ़र तो आपको ही तय करना है, गुरु आपको अस्त्र शस्त्र दे के सुयोग्य बनाएगा उस युद्ध को लड़ने के लिए, लेकिन वो अस्त्र चलाने की कैपेबिलिटी भी आपके अंदर आनी चाहिए। गुरु तो नहीं चलाएगा, वो रहेगा हमेशा आपके लिए, उनके शब्द, उनका ज्ञान, वो आपको बल देता रहेगा हमेशा, लेकिन उस सफ़र पे चलना आपको है। और उस सफ़र पे चलने के लिए सबसे अहम बात जो है वो है धैर्य। और अगर हमारे अंदर धैर्य है, हम पेशेंस है, कोशिश होनी चाहिए कि अगर एक पेशेंट अंदर आया तो हम ऐसा काम करें, सफलता या असफलता हो सकता है कुछ भी, लेकिन आपकी एफर्ट्स में कमी नहीं दिखनी चाहिए। वो रोगी ठीक हो सकता है या नहीं भी हो सकता, यही कारण है उसके। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मुलेशन नहीं है जो आपको सफलता की गारंटी दे दे कि ये दवाई दिए 100% ठीक हो जाएगा। आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स किए, उसके बाद भी असफलता होती है। सफलता या असफलता हो सकती है, लेकिन आपके एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। तो एक भी पेशेंट जो अंदर आया है, उसको आप अपनी पूरी अटूट श्रद्धा गुरु में रखते हुए चिकित्सा कार्य को करना है। और कोशिश करनी है कि उनको जल्द से जल्द उनके जो रोग हैं उनसे मुक्ति मिले। लेकिन छटपटाहट और जल्दबाजी में, और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में पाने की दौड़ में कहीं ना कहीं हम भटकाव पैदा होता है। और भटकाव आपको स्थिरता नहीं देने देता। मान लो मैंने एक जगह क्लिनिक शुरू किया और किसी कारणवश वो नहीं चला, 2 वर्ष बाद मैंने नया स्थान देखा, वो तो नया ही स्थान है, फिर से नया संघर्ष। और ऐसी क्या सब गारंटी है कि दूसरे स्थान पे सफलता मिलेगी? तो एक ही स्थान चुनाव कीजिए और उस स्थान पे बैठ जाइए। 1 रोगी, 2 रोगी, 3 रोगी, हाँ, अब जब आपके पास सब अस्त्र शस्त्र तैयार हैं, आपने अच्छे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त किया है, तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कीजिए, सोशल मीडिया का यूज कीजिए, तब अपने पास आप पेशेंट्स बुलाने का जो जो कार्य कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि जो अब आएगा उसको आप एक अच्छी चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं, तब आपको सफलता मिलेगी। तो अब ये हुआ जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, तब ये सोशल मीडिया अभी शुरू हुआ था, लेकिन आज अवश्य आप लोगों को, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए
अवश्य जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो मदद करेगा। अब तो बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स, बहुत नए नए वेंचर्स आ गए हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है, पर स्किल्स होने चाहिए। और एक प्रैक्टिस में थर्ड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ईमानदारी, लॉयल्टी, खुद से और सामने वाले से। मुझे खुद में पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट टू गेन सक्सेस। कोई ऐसा तिकड़म मैं नहीं कर रहा हूं। और पेशेंट से, क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक शास्त्र है, दूसरी साइंस की बात नहीं करूंगा मैं, इट इज नॉट मटेरियल, ये द्रव्य मात्र नहीं है। और अगर द्रव्य मात्र हो तो हर एक पेशेंट, हर एक रोगी ठीक हो जाना चाहिए। जो आया दवाई दी, ठीक, अगर ये द्रव्य प्रधान हो तो। ये द्रव्य प्रधान नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहाँ जो सफलता के लिए आवश्यक है। तो पहला, फेथ, आपका अपने गुरु पे, आपका अपने शास्त्र पे, और आपके जो कहते हैं उनको देखते हुए आपके रोगी का फेथ आप पे। और जब ये सिस्टम हम डेवलप कर पाएंगे, अद्रव्य इंटरनल एनर्जीज जब काम करने लगेंगी, तब आपके आदेश पे औषधियां काम करेंगी। बहुत सारे सीनियर वैद्य ये भी ये कहते हैं, आचार्य ने भी ये कहा है कि ये केवल औषधि मात्र नहीं है, ये वैद्य का भाव है जो उन औषधियों से उस तरह का कार्य करवाता है। तो मानसिक और शारीरिक सात्विकता बहुत ज्यादा जरूरी है एक वैद्य के लिए। ठीक ये बात भी जरूरी है कि अर्निंग हमारी पेशेंट से ही हो रही है, बट मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब आप रोगी के सामने हो तब वो बातें आपके मन में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। फाइनेंशियल एंगल वो होना चाहिए, बट आप चिकित्सा के समय ये करूंगा तो ये इतने पैसे आ जाएंगे, ये करूंगा इतने पैसे आ जाएंगे, जो चाहिए जो बनता है ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट्स आएंगी। 5 स्टार फैसिलिटीज भी आप दे सकते हो, पीपल विल पे फॉर दैट, वो है। पर अर्न करने के लिए कुछ भी करना है ऐसा कोई भी तिकड़म ना करे। अगर आप में अंदर कैपेबिलिटी है, वो अर्निंग आपके पीछे अपने आप आएगी, डोंट वरी फॉर दैट। आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका रोगी। तो फोर्थ फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर साइंस, टुवर्ड्स योर गुरु एंड टुवर्ड्स योर पेशेंट्स। और जब भी आप ऑनेस्टी रखोगे तो धीरे 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 आपके बारे में आपके पेशेंट्स बोलने चाहिए कि आप वहां जाइए। दैट इज द रियल सक्सेस। पहली बार तो हम किसी भी माध्यम का यूज करके किसी को अंदर
पेशेंट को ला सकते हैं, लेकिन जब वो लेके आने लगे, वो चेन जब बिल्ड होना शुरू हो जाए, तब आप सोचो कि अब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो वो चेन बिल्ड करने का प्रोसीजर वो तभी होगा, क्योंकि पीपल जज यू। आप कभी मत सोचो कि मैं जो कर रहा हूं लोगों को पता नहीं चल रहा है, लोगों को पता चलता है। अगर आपके अंदर, मन के अंदर भी कुछ चीजें चल रही हैं, पीपल कैन जज द एनर्जी। इवन इट इज necessary for every science, but for especially for Ayurveda people, that manas should be clear. आई डोंट नो कौन से कितने प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें बताई जाती हूँ, या आप ऐसी चीजें सुनने के लिए तैयार हो, यू आर फीलिंग बोर्ड और नॉट, आई डोंट बॉदर अबाउट दैट, बट जो चीजें अनुभव की हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहीं से कुछ औषधियाँ सीख लेंगे, कहीं से कुछ कॉम्बिनेशन बता देगा, कहीं कुछ बता देगा और वो हम लिख लेंगे, और मेरे साथ भी वो हूबहू वैसे ही काम करेंगी। नो, इट इज गारंटेड कि अगर आप किसी सक्सेसफुल वैद्य का नुस्खा 100% कॉपी कर दो उसी तरह के सिम्टम और उसी तरह के लक्षणों में, इट इज रिटन गारंटी दैट विल नॉट वर्क जैसे कि वो उनके साथ काम कर रहा था। वो फेथ आपको पैदा करना है। वो जो फॉर्मुलेशंस हैं वो आपको मदद जरूर कर सकती हैं, बिकॉज दैट कैन ओपन अ डिफरेंट डायमेंशन फॉर यू, you can learn from that, but just by copy pasting and taking some formulations from here and there and we will do the practice, no, it is not a long term procedure. So faith कीजिए, संहिताओं को फॉलो कीजिए, गुरु की आज्ञा में रहिए और कीप ऑन लर्निंग, क्योंकि हमेशा हर एक नया रोगी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो, बशर्ते कि आप में वो सीखने की ललक है। तो जब आप ईमानदारी के साथ अपना कार्य करने लग जाते हो और रेफरल मिलना शुरू हो जाता है, हाँ, उस रेफरल लाने के लिए जैसे आजकल बहुत सारे स्किल सेट डेवलप हुए हैं, ओपीडी बेसिस पे भी लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे विद कर्म है, मर्म है, जलोका उच्चारण है, जो लोग ओपीडी बेसिस पे कर रहे हैं, और ये सारी पद्धतियाँ आपको इमीडिएट रिजल्ट देती हैं, और जब आप इमीडिएट रिजल्ट देते हो तो पेशेंट का फेथ आप में आता है, तो वो आप सीख सकते हो। दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बट बेसिक्स हमेशा सेम रहेंगे। बेसिक्स को पकड़ के रखना है, उनको भूलना नहीं, और बेसिक्स कैसे आएंगे आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया, क्योंकि जब भी आप एक संहिता का पेज एक बदलोगे आपको कोई ना कोई एक नई चीज जरूर मिलेगी। और जो फॉर्मुलेशंस हम यूज कर रहे हैं, चाहे मेरे गुरु की हो, उसके अंदर किस प्रिंसिपल पे उन्होंने वो फॉर्मुलेशन डिजाइन की थी, क्या दोष हैं, क्या धातु के, जब हम इस सिद्धांत को पकड़ेंगे तो हम नई फॉर्मुलेशंस अपने आप डिजाइन कर सकते हैं।
तो फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस फॉर्मुलेशन के पीछे का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। पंचकर्म करना आना से ज्यादा पंचकर्म किसको करना चाहिए ये आना जरूरी है। तो ये अथर्व आयुर्धामा के द्वारा जो कोर्सेज प्लान किए गए हैं उनमें यही सब चीजें सिखाई जाएंगी। दोष दूष्य, समूर्छन, संप्राप्ति विघटन, मैनिफेस्टेशन ऑफ द संप्राप्ति कैसे हुई, इम्पैक्ट ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल, गुण सिद्धांत। So I will tell you that Ayurveda in capsule form, which is the most practically implemented course जो गुरु परंपरा से चलता आया है। और अथर्व आयुर्धामा की ये कोशिश है, गुरुजी की ये कोशिश है कि ये नॉलेज पास ऑन हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो, एटलीस्ट उन लोगों को जो चाहते हैं कि इस शास्त्र में से जुड़े रहें, लेकिन उनको लग रहा है कि कहीं मिल नहीं पा रहा कुछ। तो खुद आगे बढ़ के ये इनिशिएटिव लिया है ताकि इस हेरिटेज को पास ऑन किया जा सके नेक्स्ट जनरेशन पे, ताकि ये टैग ना लग सके कि आयुर्वेद में कोई बताने वाला नहीं है। पर बताने वाले के साथ साथ में ग्रहण करने वाले के पास भी वो पात्रता होना आवश्यक है। धारण करने की कैपेसिटी तो शिष्य में होनी चाहिए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि उनके अंदर धारण करने की ये कैपेसिटी है, वो इन कोर्सेज को ज्वाइन करें एंड यू विल फाइंड कि these are the one of the best courses designed for the Ayurveda student to help them to grow their practice. So it is a request, make yourself empty, develop the capacity of grasping, develop the capacity of gaining the blessings of Guru, and then sky is the limit for you. Have confidence. आपने BMS किया है, मैं आपको ये बता सकता हूं, आपकी जिंदगी में ये बेस्ट चीज हुई है। आपने ये चूज नहीं किया है, आपको ये चूज किया गया है, आपको ये कार्य करने के लिए। भगवत कार्य है। तो आप अगर आयुर्वेदा में हो, you should feel yourself blessed. बहुत कम लोग हैं जो इसमें हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। So don't get depressed. Keep your head up और जुट जाइए। संघर्ष लंबा है, बट fruits are very sweet and your generation will see the effect of it in all angles. Name, fame, finances, जो एक सोशल वर्ल्ड, जो एक कॉमन वर्ल्ड का क्राइटेरिया रहता है एक आम आदमी के लिए, हर कुछ देने की कैपेसिटी है आयुर्वेद में। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग हाइपोथेटिकली वन थिंग। अगर आपको ये लग रहा होगा कि जस्ट ये सब एक भाषण है, नो, आई एम जस्ट हेयर
to boost you up, because I'm not saying that I am very successful, but मैंने अपनी जर्नी एक ज़ीरो से शुरू की थी, and without any social media or anything till now. आज मुझे लगता है कि होना चाहिए, सो इसीलिए मैंने कहा कि जब हमारे अंदर वो स्किल्स डेवलप कर लिए और अब लगता है कि हम बेस्ट पॉसिबल वे के साथ सर्व कर सकते हैं, then definitely we should use all technologies to spread that thing, ताकि अच्छी चीजें लोगों तक पहुंच पाएं। और बहुत आसान है क्रिटिसाइज कर देना कि एलोपैथिक में ये है, उसमें ये है, खराब हो रहा है, सिस्टम गड़बड़ है। नो, let them do whatever they are doing, good or bad, it's up to them. और अगर आपको लगता है कि कुछ खराब है तो कुछ अच्छा करने का इनिशिएटिव तो मुझे लेना पड़ेगा ना फिर, या सिर्फ खराब कह देने से चलेगा? खराब कह देने से नहीं चलेगा। वी हैव टू ड्रॉ अ बिगर लाइन। अगर कुछ खराब हो रही है तो हमें अच्छा करके तो दिखाना पड़ेगा ना। और आने वाला समय 100% गारंटीड, आने वाला समय आयुर्वेद का है और आयुर्वेद का होगा, बशर्ते कि आप एक अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि जो भी कंफ्यूजन्स हुए, जो भी मिस्टेक्स हुई और जो भी आप अभी कर रहे हो, आज भी अगर आप आई एम नॉट सेइंग कि कोई एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहा है तो दैट इज बैड, नो, बट यस, यू शुड कम बैक टुवर्ड्स आयुर्वेदा। एंड जो शुरू से ही आयुर्वेदा में आने चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। कम एंड ज्वाइन अस एंड वी ऑल टुगेदर विल मूव फॉरवर्ड। यही अथर्वा का एम है और इसी एम पे चलने के लिए गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करेंगे क्लासेस में। तो जो इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन करे, बट विद डेडिकेशन। डोंट थिंक दैट समथिंग विल कम टू यू रेडीमेड। ही इज अ काइंड ऑफ गुरु who will serve you everything, but you have to show the dedication. He will tell you how to cook and what is the criteria of a good food. I'm giving this the example of food, but he will not cook for you, but he will guide you everything that you can cook for yourself. डिफरेंट फॉर्मुलेशंस जो हम लोग यूज करते हैं, उनके बेसिक सिद्धांत क्या हैं, डिफरेंट डिजीज कंडीशंस जो हम अथर्वा में ट्रीट करते हैं, उनकी बेसिक फैक्टर्स क्या क्या हैं, और जो गुरुजी का एक प्राइम एम है, हॉस्पिटल फ्री लाइफ, उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, द मोटो ऑफ आयुर्वेदा। तो उसी मोटो को प्रमोट करने का भी हमारा एक
एम है कि हम इस देश को, इस धरा को स्वस्थ बनाएं। हॉस्पिटल फ्री लाइफ इज द कॉन्सेप्ट, कि लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ये कैसे रह सकते हैं? अब हर घर में तो वैद्य नहीं पहुंच सकता है, तो ये हमारी एक ड्यूटी है कि हम लोगों को गाइड कर पाएं कि कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ में, कैसे हेल्दी फूड के साथ में हम अपने आप को बहुत सारी आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। हाँ, अब हम एक माध्यम का रोल जरूर प्ले कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है, अच्छा खाना खाना चाहिए, मिलेगा कहाँ? सो वैद्य कैन बी ए रिसोर्स पर्सन। स्वस्थ पंचकर्मा है इस पे ऊपर, ठीक है, बीमारी की अवस्था में हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पर स्वस्थ पंचकर्म के जो प्रोसीजर्स हैं कैसे उनको हम घर पे करें, तो वहाँ वो वैद्य एक माध्यम बनेगा। वो गाइड करेगा लोगों को, वो ट्रेन करेगा। तो मेरा ये मानना है कि वैद्य सिर्फ दवाई लिखने का माध्यम ना हो। ही शुड प्ले अ रोल ऑफ गाइड टू द सोसाइटी टू लीड अ हेल्दी लाइफ। तो जब हम ये कर पाएंगे, then we should think that we have contributed something for the society, and we are a mean for the betterment of the society. क्योंकि धनार्जन के लिए या अपने परिवार के लिए तो सभी कर रहे हैं, बट इफ वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी, और किसी भी माध्यम से, और ये जरूरी नहीं है युद्ध लड़ रहा है बॉर्डर पे जाके, आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन के माध्यम से भी सेल्फलेस सर्विस कर सकते हो। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि हैव अ फेथ, बी प्राउड that you have done bachelor's of Ayurveda medicine and surgery. Don't look down. It is a wild field, very very vast and have no limit. एक आयुर्वेदा डॉक्टर अपने क्लिनिक पे बैठ के अराउंड द वर्ल्ड से लोगों को बुला सकता है और अराउंड द वर्ल्ड घूम भी सकता है। यही एकमात्र ऐसी साइंस है जो ऐसा करवा सकती है, और कंपटीशन नहीं है। बिकॉज जैसे पुरुषम वीक्षे का कॉन्सेप्ट है ना, वो वैद्य पे भी लगता है। जब लोगों का आपके ऊपर फेथ बन जाता है, देन डोंट स्विच। वो किसी दूसरे को दिखाने नहीं जाते हैं इजीली, पर वो फेथ बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये फील्ड बहुत वास्ट है, बस आपको भरोसा और अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और जब आप ये करने लग जाओगे, कुछ बीमारियों पे अगर आपकी पकड़ बन जाएगी, देन यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। तो इसी मुहिम को, इसी इनिशिएटिव को सफल बनाने के लिए हमारा साथ दीजिए। हम चाहते हैं कि हम साथ साथ ग्रो करें, और जितने ज़्यादा लोग इस यज्ञ में जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा सोसाइटी के लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। क्योंकि अथर्वा हर जगह नहीं हो सकता, उनको सैनिक चाहिए हर जगह पहुंचने के लिए। तो
हम आपके माध्यम से गुरु जी के आशीर्वाद को, गुरु जी के शब्दों को आगे पहुंचाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी बढ़ चढ़कर इन कोर्सेज को, इन क्लासेस को ज्वाइन करें, अपने नॉलेज को पॉलिश करें और एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बने। धन्यवाद।